अभी कहाँ पहुंची मैं मम्मी, अभी वक्त है। 14 घंटे हो गए तुझे निकले, अभी तक तू पहुंची कैसे नहीं? ए जी सुनिए ना, कहीं गलत ट्रेन पर तो नहीं बिठाया आप मेरी बेटी दामाद को? वो मम्मी तुम क्या बोल रही हो? गलत ट्रेन में कैसे बिठा देंगे पापा मुझे? और मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ करण भी तो है। आप तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि मैं पहली बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। अरे बेटा, हड़बड़ी में हो जाती है ऐसी गलती। तुम लोगों से कहा था वक्त से 1 घंटे पहले जाकर स्टेशन पे बैठ जाओ, पर नहीं, घड़ी देखकर 15 मिनट पहले निकलोगे तो 19-20 तो हो ही जाएगी ना। तूने ट्रेन के बाहर ट्रेन का नाम तो पढ़ा था ना बेटा? सुनिए जी, टिकट आज की ही तारीख की थी ना, कोई गलत तारीख पर तो नहीं बिठाया आप बच्चों को? बेटे की याद में रो रो कर मुझे लगता है आपका दिमाग जरा सा हिल गया है। सब कुछ सही है तो 12 घंटे के रास्ते को 14 घंटे में भी ट्रेन कवर क्यों नहीं कर पा रही है? विनीता की घबराहट को शांत करने के लिए करण अपनी बीवी के हाथ से फोन ले लेता है। हम सूरत नहीं जा रहे मम्मी जी, जहाँ सर्दियां ना के बराबर पड़ती है। हम दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में इतना भयंकर कोहरा है कि ट्रेन रोक दी गई है। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। करण का ट्रांसफर पुणे से दिल्ली उसके होम सिटी में हो गया था। सोनिया को उसके पेरेंट्स से मिलवाकर करण सूरत से वापस दिल्ली को जा रहा था। कितना सही तो है करण, ऐसे काम के चक्कर में तुम मुझे वक्त ही नहीं दे पाते थे। अब ट्रेन ही देरी कर रही है तो ऑफिस वाले भी कुछ नहीं कहेंगे और आराम से तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। पूरे 1.5 दिन हो चुके थे, अभी तक सोनिया अपने ससुराल नहीं पहुंची थी और वहां विनीता की हालत पस्त हुई जा रही थी। ये तो मेरी बात सुनने से रहे, समदन जी को ही फोन मिलाती। विनीता अपनी समदन को फोन लगाती है। अरे विनीता जी, आप बेकार ही घबरा रही हैं। ये दिल्ली है दिल्ली, जब तक यहाँ का कोहरा 2-4 ट्रेनों को रुकवा ना दे तब तक हम कहते ही नहीं कि सर्दी आई है। खैर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ हम है ना, आराम से घर पहुंच जाएंगे बच्चे। पहली बार तो सर्दियों में दिल्ली आ नहीं रहा करण। अच्छा समदन जी, वो सोनिया का फोन नहीं लग रहा, वो लोग जैसे ही पहुंचते ना आप कहिएगा उससे कि मुझे फोन करे। मैंने क्या कहा विनीता जी, आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी बेटी अब मेरी बहू है। आप इस तरह बार बार छोटी बड़ी बातों में सोनिया को फोन करती रहेंगी तो वो अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी? शादी के 1.5 साल तक तो वो हमारे पास रही भी नहीं, अब जब हमारे पास आ रही है तो आपको हर मिनट उससे बात करनी है। ये तो सही नहीं है समधन जी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंचती है। कोहरे को देखकर सोनिया की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता। OMG, लेट मी टेक अ पिक्चर एंड पोस्ट। करण, ऐसी धुन तो मैंने सिर्फ टीवी में ही देखी थी सामने से, और ये तो और भी फोटोजेनिक दिखता है। ओह माय गॉड, कितना रोमांटिक है। मुझे तो लग रहा है कि हम अपने सेकंड हनीमून पर आए। मैं तुमसे कहती थी ना दिल्ली चलो, पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे ही सारे काम करवाने थे। आई लव माय ससुराल। सोनिया और करण टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी उनके घर की तरफ बढ़ जाती है। तुम अपना आईफोन दो ना करण, अच्छी वीडियो आएगी उससे। किस चीज की वीडियो लोगी तुम? दिख क्या रहा है? विजिबिलिटी 0 है, 0। अरे आप जरा ठीक से ड्राइव कीजिएगा भैया, बहुत ही ज्यादा कोहरा फेंक रखा है दिल्ली में। हाँ सर, मैं ध्यान से चला रहा हूँ। वैसे बाकी दिनों के मुकाबले आज जरा कोहरा कम है। सोनिया में आज एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई थी। हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर कंप्लेन करने वाली लड़की आज दिल्ली के मौसम में खोई हुई थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। स्वागत है देवरानी जी आपका आपके ससुराल में। मुझे तो लगा आप करण और तुम सीधा यहाँ बच्चा लेकर ही आओगे। ऐसे कैसे भाभी, मतलब बच्चा भी मैं अब अकेले पैदा कर लेती? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो भाई सभी का सपोर्ट चाहिए था, पर ये करंट ट्रांसफर ही नहीं मिल रहा था। मैं तो कब का यहाँ धमक जाती। कितना एंजॉय करते हैं यहाँ आप सब साथ में, और वहाँ करण मुझे घुमाने भी नहीं ले जाता। वैसे ये ओवरकोट, ये बंदर टोपी, ये स्कार्फ, अच्छा तो फोटो शूट होने वाला है भाभी? अरे दिन भर की थकी आ रही मैं फोटो शूट करूंगी? सीरियसली सोनिया, अकल घास चने गई है क्या? तो इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही है भाभी, आपने कुछ ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे? लगता है इन गर्म कपड़ों की गर्मी ही आपकी जुबान से बाहर आ रही है, वरना इतनी तीखी तो आप कभी नहीं थी। टाइल्स वाले घर में सर्दी ज्यादा लगती है सोनिया। तुम अभी टैक्सी में हीटर की गर्म हवा का मजा लेते हुए आई हो ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कुछ घंटे घर पर वक्त बिताओ, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। बाल्टी में गीजर का पानी भरकर सोनिया कमरे में आती है और अपने बैग को अनपैक कर कपड़े निकालकर नहाने चली जाती है। जैसे ही पहले मक्के का पानी उसके शरीर पर पड़ता है तो वो कांप उठती है। ये बाथरूम गीजर खराब है, तुमने बताया क्यों नहीं? खराब गीजर क्यों लटका कर रखा है? अरे अभी मैं नहा कर ही आ रहा हूँ, गीजर खराब नहीं है, और बाल्टी में से तो धुआं आ रहा था तुम्हारे। मतलब तुम कह रहे हो कि 5 मिनट में कपड़े निकालने की और इतनी देर में पानी ठंडा हो गया? हाँ मैडम, ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे तक चाय पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है।
अभी तो शुक्र मनाओ कि नल से पानी बर्फ बनकर बाहर नहीं आ रहा, वरना वो दिन भी देखने पड़ते हैं हम दिल्ली वालों को। अभी तक मौसम के खुशनुमा नजारे में खोई हुई सोनिया को रियलिटी का पहला धक्का लग जाता है। इतने मोटे सर्दी के कपड़ों की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, न सूरत में न पुणे में। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सर्दी है। तुम्हारे पास कुछ है क्या करण, मेरे पहनने लायक? अरे भाभी के पास है ना कितने स्वेटर, भाभी से ले लो एक बार, फिर हम शॉपिंग पर चले जाएंगे। रजाए ओढ़े ही सोनिया कमरे से बाहर निकलती है और अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जो एक छोटी सी पोर्टेबल भट्टी जलाए अपने हाथों को सेक रही थी। निधि के कमरे में चारों तरफ सूख रहे कपड़ों को देखकर सोनिया अपना मुंह टेढ़ा करके हल्की सी मुस्कान मार देती है। ससुराल से दूर ही रही थी मैं जेठानी जी पर आपकी कमरे की हालत देखकर लगता है जैसे हॉस्टल या पीजी में आप रह रही हो। इतनी बड़ी बालकनी है हमारे फ्लैट में और अपने कपड़ों को कमरे में सुखा रखा है। किसी सीलन की गंदी बदबू आ रही है कमरे से। ऐसे भी क्या आलस भाभी की कपड़ों को धूप भी नहीं देती आप। पूरा दरवाजा जरा खोलकर बालकनी में होकर आओ देवरानी जी, और हाँ, हल्का सा ही दरवाजा खोलना, हवा अंदर ना आए। सोनिया बालकनी का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो बादलों की दुनिया में पहुंच गई हो। लग रहा है मैं फ्लाइट से बादलों के ऊपर जाने वाली हूँ। कितने बादल फैले हुए चारों ओर। यहाँ ऐसा ही होता है। आपका स्वागत है बादलों वाले ससुराल में सोनिया जी। और जिस बालकनी की आप बात कर रही थी ना, वहां अगर कपड़े गए तो ओस की बूंदों से कपड़े पहले से भी जरा और ज्यादा गीले हो जाएंगे, इसलिए कपड़ों को कमरे में ही सुखाना पड़ता है, नहीं तो फिर हॉल में। क्या? ऐसा मत बोली भाभी, मुझे पता होता तो मैं अपने कपड़ों को धोकर ही लाती। 2 बैग कपड़े लाई हूँ और सारे अनवॉश्ड है, सबको धोना है। तो मैं सुखाऊंगी कहाँ कपड़ों को? अपने कमरे में। अपने सारे धोने वाले कपड़ों को सोनिया निकालकर जैसे ही वॉशिंग मशीन में डालकर मशीन ऑन करती है तो मशीन ऑन होती ही नहीं। मम्मी जी, ये मशीन कैसे ऑन होती है? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, वहाँ बटन में तो लिखा हुआ है, तू तो पढ़ी लिखी है। सब ट्राई कर लिया पापा जी, पर ये स्टार्ट नहीं हो रही है। महेश और सुषमा वॉशिंग मशीन के पास आते हैं और वॉशिंग मशीन को देखते ही सुषमा उसकी तबीयत का अंदाजा लगा लेती है। सर्दी लग गई इसे, 2 दिन से कपड़े धुले नहीं ना, 2 दिन पहले धुले कपड़े सूखे नहीं है तो नए धुलते कहाँ से? किसी ने ऑन किया ही नहीं तो इसका इंजन ठंडा पड़ गया होगा। थोड़ी देर ऑन करके छोड़ दे, अपने आप गर्म होके स्टार्ट हो जाएगा। अब तो बड़ी होशियार हो गई है सुषमा जी। इतना तो पता ही है मुझे, कल तो गैस भी ऑन नहीं हो रही थी, मुझे लगा कि कार्बन फंस गया होगा स्टोव के मुंह में, फिर समझ में आया स्टोव ठंडा पड़ गया। ये तो शुरुआत थी। रात के 8 बजे सोनिया के ससुराल में ऐसी शांति पसर गई मानो रात के 1 बज रहे हो। भाभी, वो रात का क्या कर ले? क्या कर ले मतलब? तुझे कुछ बनाना है तो बना ले। नहीं मतलब रात को क्या बनाना है, मिलकर बनाएंगे ना भाभी। अकेले इतने लोगों का खाना बनाने की आदत नहीं है मुझे। पर कल से तो बनाना पड़ेगा सोनिया। फिलहाल के लिए दोपहर की बनाई खिचड़ी है, उसे गर्म कर लो, सभी खा लेंगे। और अगर किसी को खिचड़ी खाने का मन ना हो तो फ्रिज में आटा गूंद कर रखा है मैंने, खिचड़ी की रोटी बना लेना। इतना तो कर ही लोगी ना। वो क्या है ना, रात को रसोई का काम करने में और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं दोपहर को ही रात की तैयारी करके रख देती हूँ। सेकेंड हनीमून, यही तो सोच रही थी सोनिया इस ट्रिप को। पर ससुराल तो ससुराल होता है भाई। फ्रिज खोलकर आटा और दोपहर की बनाई खिचड़ी निधि बाहर निकालती है और डिनर तैयार कर लेती है। करण, भैया, मम्मी जी, पापा जी, खाना तैयार हो गया है, सब डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। इतनी ठंड में ठंडी फर्श पर पैर रखकर बैठना किसके लिए संभव है बेटा? मैं तो अपने कमरे में ही खाता हूँ। मेरा भी खाना कमरे में ही ले आ बहू, मैं जा रही हूँ, खाकर फिर सो जाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों मम्मी जी? मौसम देख रही हो सोनिया, दिन रात का पता ही नहीं चलता, दिन भर आलस सी लगती रहती है। सभी अपना खाना अपने अपने कमरों में ले जाते हैं। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद सोनिया सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, 9 बज गए, पता भी नहीं चला। सोनिया फौरन अपने कमरे से बाहर निकलती है। पूरे हॉल में अब तक शांति पसरी हुई थी। लगता है सभी बाहर निकल गए। कुछ ज्यादा ही देर कर दी क्या मैंने उठने में? सोनिया बाहर कंपाउंड में आती है। बाप रे बाप, पूरे कंपाउंड में तो भयंकर अंधेरा छाया हुआ है। 9 बज गए और अभी तक इतनी शांति है। 9 बजे क्या, दोपहर के 1 बजे भी यही नजारा रहता है सोनिया। अरे प्रिया, कैसी हो तुम? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? बड़ा सफेद सफेद सा लग रहा है। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया क्या? काहे का ब्यूटी ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। एक तो पोल्यूशन, ऊपर से दिल्ली का कोहरा, धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती घर तक। विटामिन डी की कमी तो होनी है, वही डेफिशिएंसी स्किन में दिख रही है।
तो क्या कहा डॉक्टर ने? अरे वो आई कहाँ, उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत वाली बात हो गई। हाँ नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली। ऊपर से काम वालियां सर्दियों में आना ही नहीं चाहती। अब बस इस ठंड में कोई कैसे काम करे बताओ मुझे। दुनिया भर की न्यूज लिए सोनिया वापस अपनी बिल्डिंग में आ जाती है। ये क्या, लाइट गई तो जनरेटर तो चलाना चाहिए ना आपको गार्ड अंकल, अभी किसी को इमरजेंसी होती तो। सीढ़ियाँ है ना मैडम। ये क्या बात हुई, सेक्रेटरी से कंप्लेंट करूंगी मैं आपकी। ऑटोमेटिक जनरेटर नहीं है मैडम, हाथ से चलाना पड़ता है। सर्दी इतनी है कि मशीन ठंडी पड़ चुकी है, थोड़ा वक्त लगेगा। और ये बात सेक्रेटरी साहब को भी पता है, कंप्लेंट करनी है तो कर लीजिए। सोनिया वापस लौट आती है। सुबह के 10 बज चुके थे और अब जाकर सुबह का न्यूज़पेपर दरवाजे पर आता है। जी न्यूज़पेपर आ गया है, अब तो उठ जाइए। मौसम ही ऐसा सुहाना है मम्मी कि आंख खुले तो कैसे, मेरा तो कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा। मेरे साथ भी वही हो रहा है भाभी, उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ मैं जाकर फिर से एक नींद मार लूं। कैसे नींद मार लूं, रिपोर्ट करनी है तुम्हें, भूल गए क्या? 10 बज रहे हैं, जल्दी जाकर नहा कर आओ। बाहर का मौसम देख रही हो, ऐसे मौसम में कोई काम करने के लिए कैसे जाए, कितनी सुस्ती सी लग रही है। सोच रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम ले लूं आज। 5 वर्क फ्रॉम होम ले सकते थे तुम, जो ले चुके हो। तो सोफा छोड़ो और ऑफिस निकलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। पर सारे कपड़े तो सोनिया ने पिछली रात धोने डाल दिए थे, और ऐसे मौसम में इतनी जल्दी कपड़े कहाँ सूखने वाले थे। मम्मी जी अब भैया के कमरे से एक शर्ट और पैंट ला कर देंगी क्या? वो क्या है ना, कल मैंने इनके और मेरे सारे कपड़े धो दिए थे और कपड़े अभी तक सूखे नहीं है, तो ये क्या पहनकर ऑफिस जाएंगे? वो तो तुझे सोचना चाहिए था ना बहू, तेरी जेठानी ने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ कपड़े जल्दी सूखते नहीं, इसलिए कपड़ों को धोने के पहले सोच लेना। आप मुझे बाद में 4 बातें सुना लीजिएगा मम्मी जी, ना ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। तेरे जेठ का साइज डबल XL है और तेरा पति पहनता है M साइज के कपड़े, कहाँ से आएंगे उसे निखिल के कपड़े? मैं कपड़ों को आयरन करके सुखा लेती हूँ, ये तो हो ही सकता है ना मम्मी जी। आयरन तो खराब हुआ पड़ा है बेटा, एक काम कर, रसोई में जाकर तवा गरम करके ले आ और उससे कपड़े को इस्त्री कर ले। जब भी पावर कट होती है हम यही करते हैं। सोनिया फटाफट से किचन में भागती हुई जाती है और लाइटर से जैसे ही गैस ऑन करने लगती है तो गैस ऑन होता ही नहीं। हो जाएगा सोनिया, हो जाएगा, 2-4 मिनट कोशिश कर। लाइटर को जरा दीवार पर रब कर, जरा गर्म होगा ना तभी गैस चलेगी। ये रोज का है हमारा। इतना वक्त किसके पास है भाभी? पति के साथ अकेले रहने वाली पत्नियों को कहाँ ससुराल का दुख समझ में आएगा सोनिया। वीडियो कॉल पर जब मैं कहती थी कि यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी रहती है, तब तुझे लगता था यहाँ काम करने के लिए 2-2 औरतें हैं, मैं बड़े आराम से हूँ। तो ले, अब तू भी हमारी टोली में शामिल हो गई, अब तो हम 3-3 है। ये तो सुबह की शुरुआत थी। नहाते धोते दोपहर के 1 बज जाते हैं। सोनिया सूर्यदेव को जल चढ़ाने जैसे ही बालकनी में आती है, हर तरफ सफेद चादर देखकर पूरब दिशा की ओर मुंह कर जल चढ़ा देती है। जब ये नजारा वीडियो कॉल पर देखती थी तो लगता था कितना एंजॉय कर रही होगी भाभी। सही में यार, दूर से सब कुछ अच्छा ही लगता है। 24 घंटे ऐसे बादलों के बीच में रहना पॉसिबल तो नहीं है। दोनों देवरानी जेठानियां रसोई में जाती है और दिन भर खाना बनाने में लगी रहती हैं। अब बोलो सोनिया, मम्मी जी कितनी मदद करती है मेरी। वहां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता था, और यहाँ मुझे 4 लोगों का काम करना पड़ता है। काम वाली का क्या है, जब मन किया तो आई, जब मन किया तो नहीं आई। झाड़ू पोछा बर्तन, कभी भी ये मेरे सर पर आ जाए पता ही नहीं चलता। नहीं भाभी, वो हाँ, मुझे लगता था कि मुझे अकेले सारा काम संभालना पड़ रहा है, परेशानी होती है, मुझे सभी के साथ होना चाहिए। पर अब समझ में आ रहा है यहाँ तो और प्रॉब्लम है। वैसे रोटियां बना दी है मैंने, और भी बनानी है क्या भाभी? अरे कम से कम 30 रोटियां बनेगी सोनिया। अच्छा तुम ये छोड़ो, बाहर जाकर झाड़ू पोछा का काम कर दो, आज काम वाली नहीं आने वाली। सोनिया की तो जैसे आंख ही भर आती है। ठंड के मौसम में फर्श पर ठंडे पानी का पोछा करना और उसके बाद पंखा चालू करना, हुई 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 हुई। झाड़ू लगाने के बाद सोनिया बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह बंदर टोपी, जैकेट, मफलर और शॉल ओढ़कर पूरे घर में पोछा लगाना शुरू करती है। हाय राम, क्या जिंदगी है ये। हर तरफ कपड़े ही कपड़े पसरे हुए हैं। पहले कपड़े को हटाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर कपड़ों को वापस सुखाओ। भाभी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर लगता था भैया भाभी कितना एंजॉय करते होंगे, मम्मी जी पापा जी पर घर छोड़कर बाहर घूमते होंगे, दिल्ली के मौसम को एंजॉय करते होंगे। पर अब समझ में आ रहा है ससुराल बहुत उल्टी कीर है। वो दिखावटी एंजॉयमेंट इंस्टाग्राम की लाइफ रियल लाइफ से बहुत अलग होती है।
धीरे धीरे सोनिया अपने ससुराल में मिक्स होने की कोशिश कर रही थी, पर धूप ना मिलने के कारण अब वो जरा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक रोज विनीता उसे फोन करती है। क्या हो गया बेटा, बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। तेरी सास तुझसे ज्यादा काम करवा दिए क्या? मुझे बता, अभी फोन मिलाती हूँ और बात करती हूँ समदन जी से। अरे तू फोन रख, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। इसलिए लेकर आए थे वो तुझे? बस मम्मी, बहुत हुआ। पहले तुमने मुझे कहा कि पति पत्नी को ससुराल से अलग एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। सोनिया, अपने रिश्ते को वक्त दो। तुम्हारी बात मानकर मैंने वो भी कर लिया। वहां जब मेरा मन नहीं लगता था तो तुम कहती थी तुम्हारे ससुराल वालों की गलती है, वो तुम्हारी फिक्र नहीं करते, तुम्हें पूछते नहीं। जब वो मुझे पूछने लगे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। तुमने कहा वो मेरे पास आने का रास्ता बना रहा है। वहां मेरी तबीयत अकेलेपन से खराब रहने लगी। उस अकेलेपन को मिटाने के लिए मैं वापस आई हूँ मम्मी। यहाँ कोई मुझसे किसी की चुगली नहीं करता। इस दिल्ली के कोहरे ने मेरी आंखों पर तुम्हारी लगाई हुई पट्टी हमेशा के लिए हटा दी है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। सो प्लीज अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो।